औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे। शुक्रिया। अब चलते हैं ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, ये ख़बरें मैं आपके साथ उर्दू के साथ साथ ज़रा पंजाबी का भी टच देता जाऊंगा। ठीक हो गया कि कल हर तरफ आपने देखा होगा कि कल पूरे मीडिया चैनल पे, हर तरफ टीवी मेन स्ट्रीम चैनल पे और सोशल मीडिया में एक तूफान आया हुआ था फाइनेंशियल टाइम्स यूके की अखबार के बारे में कि जिन जैसे उन्होंने बोराज ग्रुप के जो चेयरमैन है आरिफ नकवी साहब ने, कि किस तरह उन्होंने ये पैसा पाकिस्तान भिजवाया गया। और यकीन करें, ये टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे आसमान सर पे उठाया हुआ था और इंज लगन डया सीगा कि जिवें पता नहीं यार मुल्क दे विच कोई पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया होंदा वे, कोई डॉलर 100-150 रुपये ते डॉलर आ गया वे वापस, या शायद खाने पीने दी अशियां आटा जोड़ा है 40 रुपये सस्ता हो गया है, 40 रुपये किलो हो गया, चीनी कोई 40-50 रुपये किलो सस्ती हो गई हैगी। ये मतलब को इस तरह यकीन करो कि टीवी वाले और सोशल मीडिया से इस तरह खबर दे रहे सी कि जिवें गरीब अवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली होंगी हैगी। ये यार खुदा दे बंदे हो, ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है इसको 8 साल चलते हुए हो गए हैं और ये जो अखबार की खबर है, फाइनेंशियल टाइम की खबर है, ये ऑलरेडी 2 साल पहले भी, ये कोई कम से कम ये 2 दफ़ा ये खबरें पहले भी आ चुकी हैं और इसी अखबार में आ चुकी हैं और इसी सहाफ़ी ने ये खबरें दी हुई हैं, ऑलरेडी पहले दे चुकी हैं। कोई नई चीज़ सामने आती तो चले समझ में आती है कि नया कोई ब्रेक थ्रू है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल पड़ी है, ये हो गया, फलां हो गया, आसमान सर पे उठा लिया। तो यकीन करें कि मैं एक दफ़ा कहा कि यार ये गरीब आदमी की किस्मत जिहड़ी हैगी, ला जी गरीब आदमी जिहड़ा हैगा वे गुरबत दी लकीर तो निकल के इन्ना वे बोला दौलतमंदां वाली लकीर च आ गया हैगा वे, मुल्क साडा इन्ना तरक्की कर जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन हम भी कौन से लोग हैं, अखीर लोग हैं यार हम भी, कि माना कि नून लीग की तो चले ठीक है, उन्हें वो क्या कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक खबर मिल गई है, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए ये बड़ी बायस शर्मिंदगी का, मतलब शर्मिंदगी का बायस है उनके लिए, ख़ासकर मुफ्ता इस्माइल साहब के लिए, सॉरी मुफ्ता नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए बायस शर्मिंदगी है कि हमारे पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मैदान में आना पड़ा है और उन्होंने अमेरिका फ़ोन किया और IMF पे दबाव के लिए एक दरख्वास्त की कि हमें 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करवाई जाए, जो कि ये काम मिफ्ताइल साहब का था, हुकूमत का था। लेकिन फिर ये हमारे सियासी लोग कहते हैं, सियासी पार्टियां कहती हैं कि इस्टैबलिशमेंट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो पाया ना जिसले थोड़े सिर तो पानी उत्ते लंघ जाता है, फिर तुसी जिहड़ा हैगा वे इस्टैबलिशमेंट को फोन करते हो, भाई ना ज़रा फोन तो करियो, साडू किस्त नहीं जारी होने दी है IMF तो फिर आप इनसे गिले शिकवे क्यों करते हैं? फिर आपको किस बात के ये इस्टेब्लिशमेंट से के गिले शिकवे होते हैं? क्यों आप बार बार फिर इनको सियासत में घसीट के लाते हैं? ये किस्म का सियासत में घसीटने वाली बात होती है ना, कि थोड़ा काम थोड़े को नहीं होंदा, फिर अखीर तुसी इन्हां फौजियां नूं कहंदे हैगे कि चलो साडा काम कर दो। फिर गिले शिकवे आर्मी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल होती है तो फिर भी आपको सुकून चैन नहीं है, अगर न्यूट्रल नहीं होती, मुदाखलत करती है, तो फिर भी आपको मसले मसाइल पेश आते हैं। बहरहाल चलते हैं नाजरीन तहरीक इंसाफ की तरफ। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, गाना लगा था ना जनाब, सुना था आपने कि साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, और उनकी शफाफियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि बानी रुकन, PTI के जो बानी रुकन थे अकबर S बाबर साहब, कहते हैं कि जब भी
लंका डाता तो घर का बेती लंका डाता है। घर के बेती अकबर एस बाबर साहब ने 2014 में ये फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन को दायर किया था। और पहले मैं इस प्रोग्राम में आपके साथ मेरा ख्याल में मैं ये डिटेल इशू कर चुका हूँ। कोई तकरीबन मेरा ख्याल में 800 से ऊपर इसकी पेशियाँ हुई थी। सॉरी 800 नहीं, अब मैं फिगर बोल रहा हूँ माजूद के साथ, कि इसकी इतनी ज़्यादा पेशियाँ हो चुकी हैं कि भी बहुत, मतलब कि इसको 9 बार तो चैलेंज किया गया। पीटीआई ने इसके ऊपर स्टे लिया हुआ है, कई बार इसे चैलेंज किया, 9 बार चैलेंज किया हुआ है। बार 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 ये अपने केस को डिले करते रहे हैं। देखो, अगर मैं नाज़रीन थोड़े नाल गल कर रहा हाँ कि अगर मैनू किसी चीज़ को मसला होएगा, मैं किते गलत होवांगा, गिल्टी होवांगा, चोर होवांगा, तो फिर ही मैं किते अपना कोई रास्ता कोई इख्तियार करांगा कि यार केड़ा रास्ता इख्तियार करा कि मेरा केस ख़त्म हो जाए या मेरा केस कुछ वक्ती तौर पर रुक जाए, फिर मैं कोई अदालत नठांगा, कोई स्टे लवांगा, कोई इस तरह के काम करांगा। तो इसका मतलब है कि पीटीआई वाले गिल्टी थे इस बारे में कि यार हमसे ये जो हमारी फंडिंग हुई है ये गैर कानूनी हुई है। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठ भी बहुत दफ़ा बोला है इसी हवाले से कि ये जब ये इलेक्शन होते हैं तो अपने कागजात नामजदगी जब जमा कराते हैं तो उस वक्त इन्होंने हर दफ़ा ये झूठ बोला है। अच्छा, ये नाज़रीन अब 8 सालों के बाद ये 21 जून 2022 को इसका फ़ैसला महफूज किया गया है। और अब इसको फैसले को महफूज किए हुए भी 90 दिन हो गए हैं, 90 दिन से ऊपर हो गए हैं कि अभी तक इसका फ़ैसला नहीं आ रहा। फ़ैसला क्यों रुका हुआ है उसकी भी मैं आपको वजूहत बता देता हूँ, कुछ जो मेरी समझ में आती हैं। इसका फ़ैसला रुकने की वजूहत मेन जो मेरी समझ में आती हैं कि यह है कि यहाँ से अगर अब होगा भी यही, अच्छा अब होगा भी आगे जाके आपने देखना होगा भी यही कि जैसे ये फ़ैसला आएगा ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ये पीटीआई का केस होगा, तो माजरत के साथ हमारे ऑनरेबल जज साहिबान, जो तीनों जज साहिबान इस वक्त वो कह लें कि एक सियासत की नज़र हुए हैं, जो इस वक्त मुतनाज़ा बने हुए हैं, तीनों जज साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, उमर बंदयाल साहब, ये तीनों इस वक्त मुतनाज़ा बने हुए हैं। और ये जब जब केस चैलेंज करेंगे पीटीआई वाले, और ये तीनों का बेंच फिर यही बेंच बनेगा क्योंकि ये पीटीआई को सूट करता है। तो अब नाज़रीन अंदाज़ा कर लें फ़रख हबीब साहब का और फवाद चौधरी साहब का, कि फ़रख हबीब ने 2017 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में केस दायर किया ये फॉरेन फंडिंग का। अब कहाँ 2014 और कहाँ 2017, 3 साल का गैप बीच में आ रहा है। अब ये हजरात क्या फरमा रहे हैं कि जी तीनों केसों का फ़ैसला इकट्ठा किया जाए। यार ये हो सकता है कि तीनों केसेस का फ़ैसला इकट्ठा कैसे आ सकता है? एक केस 8 साल पुराना है, दूसरे केस जो है वो अगर ये 17 में किया है तो तकरीबन कह लें कि 4.5-5 साल पुराने हैं, तो इकट्ठा फ़ैसला भाई नहीं आ सकता है। आप मतलब कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि जी नहीं आप इकट्ठा फ़ैसला दें, तो ऐसे नामुमकिन सी बात है। बाकी नाजरीन आपको ये हमारे अदल इंसाफ का पता है कि हम इस वक्त हमारा अदालती सिस्टम जो है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा अदालती सिस्टम पूरी दुनिया में इस वक्त 134वें नंबर पे आ गया। और मेरा ख्याल ये जो अभी रिसेंटली केस का फैसला हुआ है हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ और परवेज़ लाई के हक़ में हुआ है, इस केस के बाद और ये जो अभी जुडिशल कमीशन की जो अभी हालिया मीटिंग्स हुई हैं और जिसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब नाराज़ होकर चले गए। अच्छा, एक तो कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। हम लोग समझते थे यार इस लेवल पे जाके इन लोगों की कुव्वत बर्दाश्त होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ 5 और 4 का वोटिंग हुई तो वो चीफ जस्टिस साहब नाराज़ होकर उठ के चले गए और उसके पीछे जस्टिस इजाजुल हसन साहब उठ के चले गए। तो ऐसे नहीं होता। तो अब हम 134वें नंबर से मेरा ख्याल जंप कर जाएंगे 100%। मैं श्योर शॉट कहता हूँ
कि 134 नंबर से हम जंप लेके 140 को क्रॉस कर देंगे। तो अब पीडीएम का हर जमात का, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, अब इनका दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर बेहद बढ़ गया है। और इसी दबाव की वजह से आज ही से इलेक्शन कमीशन में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिला नागा रोज़ाना की बुनियाद पर ये इजलास हुआ करेंगे। ज़ाहिर है ये सैकड़ों के हिसाब से इस केस का फैसला 8 साल से चला आ रहा है, 8 साल से, तो सैकड़ों के हिसाब से इसके पेपर्स होंगे। जो स्टेट बैंक की जितनी भी डिटेल है वो चेक की जाएगी, बाकी डिटेल्स भी सारी चेक की जाएंगी। और ये फ़ैसला मेरे ख्याल में जो ख़बरों में भी आ रहा है कि ये अगस्त के वस्त में आएगा, 15 अगस्त, दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में इसका फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन ये चैलेंज हो जाएगा। और अच्छा, मेन वजह जो है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला ना करने की वजह या फ़ैसला लेट करने की वजह कि यार इनको भी पता कि ये फ़ैसला चैलेंज हो जाएगा और साढ़े पल्ले की रहेगा। और हकीकत भी है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन कोई इस तरह का फ़ैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपना फ़ायदा ले लेते हैं, चैलेंज हो जाते हैं, फैसले उनके उठा के बाहर फेंक दी जाते हैं। तो वो बेचारे फिर बेचारों मददगार पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं भाई हमसे इस तरह के फ़ैसले नहीं, ना ही करवाओ तो अच्छा है, तो हम ना ही करें तो अच्छा है। नाज़रीन, अब चलते हैं। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। क्या बात है खान साहब, यू आर ग्रेट। बराज ग्रुप जो एक्चुअल में इसके चेयरमैन आरिफ नकवी साहब हैं, इन्होंने अमेरिका में और यूरोप में और यूके में ये बराज ग्रुप के नाम से एक कंपनी बनाई। और उस वक़्त अमेरिका के साबका सदर बराक ओबामा साहब ने और बिल गेट्स ने बहुत बड़ी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इसी बराज ग्रुप में की। उसके बाद इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट ये हो गई थी, इन्होंने बराज ग्रुप ने कराची की के इलेक्ट्रिक कंपनी में वो सारे पैसे उठाए और इधर डाल दिए। मेरा ख्याल में ये तो जो फिगर आ रही है वो मुख्तलिफ चैनल में मुख्तलिफ फिगर आ रही है, कुछ 87 अरब बता रहा है, लेकिन 87 अरब तो वो थोड़े हैं, बहुत बड़ी फिगर के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, अब जब इन्हें वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता हुआ नज़र आया या कोई वजूहत, कई वजूहत बनी थी जिसकी वजह से मैं ये आगे जाके अपने नाज़रीन के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा कि क्या वजह बनी थी, इन्होंने वहाँ से अपने पैसों की डिमांड शुरू कर दी। ये कंपनी बराज कंपनी 2011 और 12 के दरमियान बनी है। ये 12, 13, 14, 15, 16 तक एक पीक पे गई थी, एक पीक पे ये कंपनी गई। और उसके बाद जैसे इसने के इलेक्ट्रिक में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, इस पर ज़बान आना शुरू हो गया। ज़ाहिर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, सदर बराक ओबामा, बिल गेट्स वगैरह ने, और भी इस तरह की कोई शख्सियात थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपने पैसे की डिमांड की तो पैसा मिल नहीं सका। तो इसके ऊपर अमेरिका ने फ्रॉड का केस बनाया, क्रिमिनल केस बना इसके ऊपर। और ये वहाँ से भाग के यूरोप फिरता रहा, यूके गया, फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आके उसी दौरान 2018 में पहले नवाशी साहब की हुकूमत थी, नून लीग की थी, इसने हाथ पाँव मारने की कोशिश की लेकिन इसका काम नहीं बना। फिर इसने पीटीआई की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और ये अब इमरान खान साहब के दोस्त थे, ये उनके पास आए कि जी पैन सानू इलेक्ट्रिसिटी के साढ़े को पैसे सानू लैके दो। इमरान खान साहब ने उस वक़्त, अभी ये कल के एक प्रोग्राम में देख रहा था जियो में, शाहजेब साहब खानदादा के साहब बशीर मेमन साहब का FIA के DG थे, वो बता रहे थे जी मुझे इमरान खान साहब ने अपने पास बुलाया। पहले तो वो फोर्स करते रहे इमरान खान, सॉरी ये नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर, या तो केस निकालो, केस करो। वो कहते सर केस तो है कोई नहीं, मैं कहाँ से केस उठा के लाऊं। फिर उन्होंने कहा कि तुमने ये के इलेक्ट्रिक को बहुत नुकसान पहुँचाया है यार, ये किसी तरीके से, ये मेरा दोस्त है इफ्तिखार नकवी, इसकी जो रकम है इसकी पैसे किसी तरीके से वापस कराओ। कहता सर ये बड़ों के मामले, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने इस कंपनी को डुबोया, ना कोई इस कंपनी के साथ मैंने कोई दुश्मनी की है, कोई मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, ये आप जाने और आपका काम जाने। और वो बता रहे हैं कि इस बात पे इमरान खान साहब उस वक़्त के वज़ीर आज़म इनसे नाराज़ हो गए थे और याद होगा कि DG बशीर मेमन साहब को हटा दिया गया था।
अच्छा, उसके बाद ये पाकिस्तान से जाते हैं यूके। जैसे ही वो यूके पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो इन्हें वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी समटाइम किसी जगह पे होता है कि जिसी तरह किसी मुलज़म को गिरफ्तार करते हैं तो उससे पूछते हैं कि यार तुमने अपने घर वालों को इत्तला देनी है तो कोई नंबर बताओ, हम भेज दे दें। तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है पाकिस्तान से अच्छे कवानीन हैं, और उन्होंने पूछा कि भाई हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, बताओ किस किस का कोई है नंबर तुम्हारे पीछे आने वाला। तो उसने उन नंबरों में से उस वक्त इमरान खान साहब का नंबर भी दिया था कि ये मेरे इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं, ये ज़रा नंबर लिख लें उनका। मतलब ये कड़ियाँ तो मिलती हैं असल में। नाजरीन, जैसा कि अब आप के भी कान थक गए होंगे कि यार ये सुन सुन के कल की तकरीबन कह लेके कोई 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 30-32 घंटे हो गए, आप लोगों के भी कान पक गए होंगे, बल्कि आपको तो कुछ स्टोरी हिफज याद हो गई होगी कि ये होटन क्रिकेट क्लब जो वहाँ पे बनाया गया था यूके में, इन साहब ने बनाया था, इफ्तिखार नकवी साहब ने, वहाँ पे कोई तकरीबन कह लें कि कोई 25-30 एकड़ के करीब ये क्लब बनाया था। और फिर वहाँ पे ये इन्होंने T20 के नाम से ये मैचेस करवा रहे थे, और वो जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ चैरिटी के नाम से, खैरात के नाम से, पंजाबी जिन्हों कहते हैं खैरात भी उर्दू का लफज है, मंगन वाला काम ये लफ्ज़ है, मंगन वाला काम किया इन्होंने। हो सकता इन्होंने उदों कहा हो जी असी शौकत खाना वास्ते पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भी तो शनीद है ना, क्योंकि चैरिटी तो उधर इकट्ठी की जाती है ना जहाँ पे कोई कोई रफाई काम होते हैं। जब रफाई काम तो फिर हॉस्पिटलों के होते हैं या दूसरे तरीके, तीसरे यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए रफाई काम किए जाते हैं। तो इन्होंने वो मैचेस जो वहाँ पे करवाए, वहाँ से इन्होंने फिर ये सारा पैसा इकट्ठा किया, और उस वक़्त की जो फिगर है जो इनको भिजवाई गई, और एक अरब के शेख याद आ गया, एक अरब के शेख वहाँ के वज़ीर शेख अल नहान साहब थे, जिन्होंने 2 मिलियन पाउंड उस वक़्त, सॉरी 2 मिलियन डॉलर भेजे थे, 2 मिलियन डॉलर भेजे थे। और इन्होंने तकरीबन कह लें कि जो भिजवाए थे आरफ नकवी साहब ने, इन्होंने ये भिजवाए थे 20 लाख डॉलर, ये 12-12 लाख करके एक दफ़ा 12 लाख हो बकाया, इस तरह कोई 20-22 लाख डॉलर भिजवाए गए थे उस वक्त ना इनके नाम पे। और वो सारा पैसा पहले उनके अकाउंट में गया, फिर ये पीटीआई के अकाउंट में आया, और जब ये पीटीआई के अकाउंट में आया पैसा तो ज़ाहिर है फॉरेन फंडिंग, क्योंकि एक्चुअल पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि इंडिविजुअल शख्स, अगर मैं शकील रहमान, मैं यहाँ पे XYZ को किसी तो पैसे भेजता हूँ, वो तो कानूनी तरीके पे राइट बनता है। लेकिन अगर कोई कंपनी, कोई अदारा मिलके किसी सियासी पार्टी को फंडिंग कर रही है तो वह ममनुआ फंडिंग कहलाई जाएगी। तो ये कंपनी भी एक्चुअल ऑफशोर कंपनी थी, बराज ग्रुप एक्चुअली ये एक ऑफशोर कंपनी है, और ऑफशोर कंपनी से ये पीटीआई के अकाउंट में पैसे आए। अच्छा, जब इसे अब गिरफ्तार किया हुआ, आजकल ये गिरफ्तार है, और इस वक्त उसके गिरफ्तारी के फौरी बाद इसने वहाँ का 1 करोड़ पाउंड, 1 करोड़ और तकरीबन कोई 25 लाख पाउंड, सॉरी 1 करोड़ 25 लाख पाउंड में इसने अपनी ज़मानत करवाई, जो कि ज़राए से ये पता चल रहा है कि इसने नेट कैश जमा करवाया। इसने नेट कैश 1 करोड़ 25 लाख पाउंड नेट कैश अपनी ज़मानत के लिए जमा करवाया, और ज़मानत के बाद इसके पाँव में एक कड़ा सा डाल दिया गया। वो कड़ा क्या था? ट्रैकर था, एक्चुअल वो ट्रैकर है कि ये शख्स इस वक्त अपने घर में वहाँ पे कैद है, ये कहीं आ जा नहीं सकता, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, नज़र रखी जा रही है, जहाँ भी जाएगा वो ट्रैकर फॉलो करेगा कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो नाज़रीन, ये सारा खेल इस तरीके से खेला गया। हालांकि देखा जाए तो याद होगा शौकत खानम के लिए खान साहब उस वक़्त नुसरत फ़तेह अली का प्रोग्राम अमेरिका में करवाया करते थे, यूरोप में करवाया करते थे, यूके में भी कई दफ़ा प्रोग्राम हुआ चैरिटी के लिए, शौकत खानम के लिए, वो तो काबिल कबूल था। लेकिन ये जो पैसे हैं ये ममनुआ फंडिंग हुई है इसके ऊपर। तो कल खान साहब कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है खान साहब की, खान साहब ने कहा है कि ठीक है जी, जहाँ पे कोई गलत है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात किया उन्होंने। तो बाकी तो ज़रा वो बात गोल मोल से कर गए थे, उन्हें भी पता है कि मैं यहाँ पे गिल्टी हूँ। तो देखते हैं
कि ये 15 अगस्त तक इंशाल्लाह इसका फ़ैसला आएगा, लेकिन ये इकट्ठा फ़ैसला नहीं आएगा। फ़रख हबीब साहब और चौधरी फवाद साहब, सर ये 3 साल, 3.5-4 साल का फ़र्क है, डिफरेंस है, इसलिए बारी बारी फ़ैसला आएगा। अगर आपका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन में, अगर आपका फ़ैसला ममनूआ फंडिंग का आ सकता है ना, तो फिर इनका भी अपने टाइम के साथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे खबरें हैं, कि अभी तक नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने इस काम में अपने ये ममनूआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग जिसे कह सकते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें अभी तक इन्होंने कोई स्टे नहीं लिया, इसमें कोई हुक्म मतनाई नहीं लिया गया, मतलब इसकी राह में कोई रुकावट अभी तक फ़िलहाल बनते नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला भी शायद 8 साल तो ना लगें, लेकिन उम्मीद है कि साल 2 साल के अंदर अंदर इस केस का भी फ़ैसला आ जाएगा। तो अब दुआ कीजिएगा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपने मकसद के लिए कामयाब हो जाए और ये खुदा का नाम है कोई 1 अरब और 20 लाख डॉलर की किस्त मिल जाए, जिसके लिए हमारे हुक्मरानों ने हाथ फैलाए हुए हैं। मुफ्ता इस्माइल बार बार जाके उधर उन्होंने अपनी सर टेका, नाके रगड़ियाँ हैं, जो कि पहले इनको ताने मारा करते थे। यार आप लोगों के लिए 1 करोड़ अरब, सॉरी 1 अरब डॉलर, सॉरी मुँह से 1 करोड़ डॉलर निकल गया, 1 अरब और 20 करोड़, 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर मोहतरम में जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब वाला मोहतरम में काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम आसफ़ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आपके लिए 1 करोड़ और 20 लाख डॉलर, 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ये 5, 7, 10 ग्रुप मिलके इकट्ठा कर ले और थोड़ी सी कोई पार्टिसिपेट पीटीआई भी कर ले, ये फॉरेन फंडिंग के इसके पैसों में कुछ मुल्क की खिदमत के लिए कर ले। लाजमी नहीं है कि यार ये आप लोग सीटों पे बैठेंगे, वज़ीर आज़म की स्टैंप लगेगी तो फिर ही आवाम की खिदमत हो सकती है। नहीं, खिदमत कीजिए, पता तो अभी चलता है ना कि आप सीट से बाहर निकल के खिदमत कर रहे हैं, कुर्सी से उतर के आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। पहुँचे कोयटा, पहुँचे बलूचिस्तान, पहुँचे केपीके में, जो सलाब में फंसे हुए लोग हैं, करें उनकी मदद। खान साहब, लाजमी नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बन के कोई काम कर सकते हैं, आप अपोजिशन लीडर बन के आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकते हैं। ये आवाम को धोखा देने वाली बात है। तो काइंडली आवाम को धोखा ना दीजिए, आप हुकूमत से बाहर रह के भी आवाम की खिदमत करें। तकरीरों से नहीं, जलसों से नहीं, नारों से नहीं, कौम को खिताब करके खिदमत नहीं होगी, खिदमत होगी प्रैक्टिकली। क्यों नाज़रीन मेरे साथ इत्फाक करते हैं? बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।